अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अवाम के साथ मैं हूं मोहम्मद नौशाद अली। नाजरीन, कोरोना और पोस्ट कोरोना मईशत पर दुनिया भर में बातचीत की जा रही है। दुनिया भर के तमाम छोटे बड़े सेक्टर्स, क्या एविएशन इंडस्ट्री तो क्या टूरिज्म, क्या ऑटोमोबाइल और क्या लाइफ स्टॉक, सभी सेक्टर्स दिवालिया होने को हैं। पाकिस्तान में भी सूरत हाल मुख्तलिफ कैसे हो सकती है, यहाँ भी यही हालात हैं। ऐसे में हर कोई हुकूमत की राह तक रहा है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की तरह इन पर भी कुछ नजर करम की जाए। नाज़रीन, माशी सूरत हाल पर बात यकीनन ज़रूरी है, लेकिन यह कैसे हो सकता है कि मईशत पर बात हो और सियासत पर ना हो, वो भी आजकल के हालात में। नाज़रीन, आलमी वबा कोरोना की तरह आजकल सियासत में भी अफवाहों का बाजार गर्म है। कहीं शहबाज शरीफ साहब की वापसी का ताल्लुक वजारत उज़्मा से जोड़ा जा रहा है, तो कहीं इनके अडयाला जेल जाने की सरगोशियां करवाई जा रही हैं। बदकिस्मती से मसला यह है कि हमारे यहाँ आखिरकार अफवाहें ही सच साबित हो जाती हैं। रमज़ान में सड़कों और बाज़ारों पर सरेआम लुटती अवाम महंगाई की चक्की में बुरी तरह पिस रहे हैं और आने वाला वक्त कितना मुश्किल तर हो जाएगा। इन्हीं मौज़ूआत पर बातचीत के लिए पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे नौरेज़ अब्दुल्ला और डॉक्टर फ़र्रुख सलीम, जबकि दूसरे सेगमेंट में हमें ज्वाइन करेंगे ज़ैगम खान और मुबश्शिर बुखारी साहब। जी नाज़रीन, ऑटोमोबाइल सेक्टर पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नौरेज़ अब्दुल्ला। नौरेज़ अब्दुल्ला जो हैं, ये एक कंपनी के CFO हैं। फाइनेंस साइड के लिए मैंने एक्सपर्ट इसलिए इनसे बात करना चाहिए कि इस वक्त जिन हालात से ऑटोमोबाइल सेक्टर गुजर रहा है, वैसे तो तमाम सेक्टर्स का यही हाल है दुनिया भर में भी और पाकिस्तान में भी, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो इस कोरोना वायरस के आने से कुछ पहले टैक्स रिजीम का शिकार भी हुआ और अजीब से हालात थे। फिर अभी हालात ठीक भी नहीं हुए थे कि कोरोना वायरस ने हिट किया, और हिट होने के बाद जो इस वक्त लॉकडाउन की जो सिचुएशन है। नरेश, बताइए कि इस वक्त ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है उसकी क्या हालत है और किस किस्म की आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि वो किस किस्म की सपोर्ट दे ऑटोमोबाइल सेक्टर को। जी शुक्रिया नौशाद, आज प्रोग्राम में मदऊ करने का। जी ऑटो सेक्टर जी वाकई बहुत बुरी तरीके से हिट हुआ है इस वबा की वजह से। हमारे हालात पहले ही मुआशी तौर पे काफ़ी कमज़ोर थे बहैसियत इंडस्ट्री, और काफ़ी लोगों का जो रोज़गार है वो कोविड के आने से पहले ही मुतासिर हो चुका था। तो कोविड के आने के बाद तो अब हमें गवर्नमेंट की सख्त सपोर्ट की ज़रूरत है, और उसके बगैर इस इंडस्ट्री का पहिया वैसे नहीं चल पाएगा जैसे कि पहले चलता था। तो याद रहे कि ये इंडस्ट्री के साथ कोई 20 लाख लोगों का रोज़गार जो है वो मुंसलिक है, और इसमें मैं पूरी सप्लाई चेन, मतलब डीलर्स, आपके मैन्युफैक्चरर्स, आपके वेंडर्स, वो सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। अब्दुल्ला, ये मुझे ये बताइए नौरेज़ के क्या एक्सपेक्टेशंस हैं गवर्नमेंट से आपकी? देखिए, गवर्नमेंट किस किस सेक्टर को प्रमोट करेगी या किस किस सेक्टर को सपोर्ट करेगी? आपको हमारी हुकूमत या हमारे अपने माशी हालात, आपको अंदाज़ा है कि वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने जो ग्रोथ रेट्स और जिस किस्म की मईशत की प्रोडिक्शन हमें की है, वर्ल्ड बैंक ने तो रिसेशन की भी बात कर दी है, पाकिस्तान में इम्कान हो सकता है। ऐसे में किसी सेक्टर को करना, मतलब कंस्ट्रक्शन सेक्टर तो कोई और साइड थी, वो ट्रिगर करने का मामला है इकॉनमी को, लेकिन आपको किस तरह की मुराद आप समझ रहे हैं कि दी जाए? और ऐसी मुराद मुझे लगता है कि हमें थोड़ा इनोवेटिव भी होना चाहिए। नौरेज़, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी जरा इनोवेटिव होना चाहिए। ऐसा आपको स्टेप्स या डिमांड करने चाहिए या उनसे बात करनी चाहिए गवर्नमेंट की, जिससे गवर्नमेंट पे बोझ ना आए। इस वक्त आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो ये बोझ नहीं बर्दाश्त कर पाएगी? जी नौशाद, आपने बात काफ़ी हद तक ठीक की है, लेकिन आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि आपने मुआशी हालात को भी साथ देखना कि कितने लोग इससे मुंसलिक हैं। इस इंडस्ट्री का किसी भी किस्म का अगर आप ऑपरेशंस या इनके स्केल को अगर कट डाउन करेंगे, उसका डायरेक्ट जो फॉल आउट है वो लेबर के ऊपर जाएगा। कंस्ट्रक्शन के ऊपर देखा कि फॉल आउट था तो गवर्नमेंट ने उसको बेल आउट किया, एक पैकेज दिया, उसको रेस्क्यू किया। अब 20 लाख ख़ानदान अगर इस इंडस्ट्री से मुंसलिक है और कुव्वत ख़रीद जो है वो ऑलरेडी सारिफ की वो कम हो चुकी है, सो इसमें गवर्नमेंट की अपनी जो महसूलात हैं उसके अंदर कमी की इसमें ज़रूरत है, इस शदीद किस्म की। वो होगी। जी सॉरी।
मैंने कहा वो होंगी, अंडरस्टूड बात है ना। यूनिट्स जो सेल है वो बड़ी तेजी से डाउन आ चुकी है, बाइंग पावर जो है वो सारिफ की बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो अल्टीमेटली उसकी टैक्सेशन या जो टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ने रिसीट्स बढ़ाने के लिए, वो सारा कुछ तो वो पहले ही डाउन चला गया है, तो वो तो अल्टीमेटली वो अलग से गवर्नमेंट को डेंट पड़ रहा होगा। वो गवर्नमेंट को डेंट पड़ रहा है। महसूलात की शरह में कमी की गई, लेकिन महसूलात की जो रकम थी वो उतनी मौसूल नहीं हो सकी पिछले मौजूदा माली साल के अंदर, वो आपने देख ही लिया है। जी। तो इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो इस वक्त ज़्यादा परेशान कुन बनता जा रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट तो काफ़ी हद तक हमने काबू पा लिया है, तकरीबन हो गया कंट्रोल। तो चूंकि हमारी इंडस्ट्री ज़्यादातर इम्पोर्ट ड्रिवन है, इसको अभी एक्सपोर्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। नई जो पॉलिसी मुरतब कर रही है गवर्नमेंट इंडस्ट्री वालों के साथ, उसमें एक्सपोर्ट के पहलू को भी मद्देनजर रखा गया है और उस पर काफ़ी काम भी चल रहा है। ट्रैक्टर इंडस्ट्री ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रही है, हमारी कुछ वेंडर्स हैं हमारे ऑटो इंडस्ट्री के पुराने, वो पार्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये है कि जो मेन स्ट्रीम OEM है इनकी एक्सपोर्ट पॉलिसी भी मुरतब की जा रही है, जो कि अगले साल से उम्मीद है कि राइज हो जाएगी। सो ये वो सारे के सारे मेजर्स हैं जो कि हम लोगों ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर लिए हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि हमें ये जो बहरानी कैफियत है इसके अंदर हमें थोड़ा सा रिलीफ पैकेज दिया जाए ताकि हम लोग सस्टेन कर सकें और अपनी एम्प्लॉई बेस को रिटेन कर सकें। अदरवाइज ये बहरान गवर्नमेंट के लिए और हमारे लिए दोनों के लिए बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है। तो महसूलात में कमी की जाए, शरह सूद में कमी की जाए, पर्पज़ उसका ये हो कि कुव्वत ख़रीद जो है उसको रिवाइव किया जाए। कंज्यूमर की जितनी भी डिमांड आगे होगी वो तो अल्लाह बेहतर जानता है कि इस कैफियत से हम लोग कब बाहर आते हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि कोरिया और चाइना जैसे इतने बड़े ममालिक जो इंडस्ट्रीज जहाँ पे लगी हुई हैं ऑटो की, वो सब की सब चल रही हैं, उसमें शटडाउन किसी का भी नहीं है इस वक्त। और वो लोग हमसे सवाल करते हैं कि अगर हम लोग अगर काम कर सकते हैं, अपने कारखाने चला सकते हैं ऑटो के, तो आप लोग क्यों नहीं चला पा रहे हैं। तो हमने ये जो नया मामूल है सोशल डिस्टेंसिंग का, इसको अडॉप्ट करते हुए जिस हद तक हो सके हमने इसको सपोर्ट करना है इस इंडस्ट्री को, ताकि सारिफ की जो आमदोरफ्त की ज़रूरियात हैं वो बल्कि बढ़ जाएंगी पहले से। उसकी वजह यह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से शायद उतनी यूज़ ना हो पाए। प्राइवेट जो है वो ट्रांसपोर्ट पे इंसार ही करना पड़ेगा, उसकी डिमांड आगे बढ़ेगी, बिकॉज लोगों ने जहां पहले किस किस्म के इंसेंटिव आप समझते हैं कि डायरेक्टली, क्योंकि मैं कुछ मेरा ख्याल आप लोग सेल्स टैक्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि 50% कट कर दिया जाए, फिर इंपोर्ट पे भी आप कुछ बात करते हैं। मेरा ख्याल आपके जो मेन जो आपकी रॉ मटेरियल है वो सारे का सारा इंपोर्ट होता है। प्लस ये है कि इसके अलावा मुख्तलिफ तरह के टैक्स रजीम आपको इंट्रोड्यूस किए गए थे, उसमें से मतलब मुझे आप एक सेट ऑफ एक्शंस जो आप डिमांड्स हैं वो बता दीजिए, ताकि वो जो मुतलका हुक्मरान हैं या जो कंसर्न वजारतें हैं उन तक भी आपकी डिमांड पहुंच सके। जी, ऐसा है कि हमारे इंपोर्ट लेवल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस हैं, और अगर आप कह लें कि 100 रुपए की गाड़ी अगर हम सारिफ को बेचते हैं तो 35 से 40% के दरमियान उसमें गवर्नमेंट की महसूलात हैं उसके अंदर, चाहे वो टैक्सेस हैं या टैरिफ हैं। और मोस्टली ये जो टैक्सेस और टैरिफ हैं ये हम मैन्युफैक्चरर साइड के ऊपर इंपोर्ट स्टेज पे दे देते हैं। अब जितनी हमारे पास रॉ मटेरियल आया उसके ऊपर हमने टैक्सेस दे दिए हैं, लेकिन आगे चूंकि इंडस्ट्री का पहिया जाम हो गया तो हम वो टैक्सेस रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से लिक्विडिटी क्रंच आ गया है। इस लिक्विडिटी क्रंच के अंदर हमने अपने अखराजात भी वो बेयर करने हैं। बैंकों की तरफ देखते हैं तो उनकी भी एपिटाइट जो है वो चूंकि आउटलुक चूंकि वीक है, उनकी भी एपिटाइट कम है, वो लोग अपने रिस्क को मैनेज कर रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसको वो लोग तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन हम लोग एज अ न्यू इन्वेस्टर, जो हम लोग ने ऑटो पॉलिसी गवर्नमेंट की जिस पे रिस्पॉन्ड किया और हमने इतनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की है, हमारा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट इंपोर्ट साइड के ऊपर जो अपनी ड्यूटीज़ हैं या टैक्सेस जो वो कलेक्ट कर रहे हैं उसको मिनिमाइज़ करे, ताकि हमारे पास कोई फिस्कल स्पेस बचे के आगे हम लोग इंडस्ट्री चला सकें। शरह सूद में कमी के बाद जिस तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट ने पैकेज दिया कि नो क्वेश्चन आस्क्ड, और मिनिमम टर्नओवर टैक्स जो था उसको भी ख़त्म किया। किसी भी सारिफ की ज़िंदगी में अगर मैं देखूं तो घर या ज़मीन के बाद जो दूसरा बड़ा उसका जो एसेट या ख़र्चा है वो गाड़ी है। तो इस किस्म की जो मराद जो आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए दी हैं, ये गाड़ी की
की खरीद के ऊपर भी मेरा ख्याल है कि देनी चाहिए गवर्नमेंट को। ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए आप पैकेज लेके आएँ जहाँ से वो अपने सेल्स टैक्स रिफंड जो हैं वो गाड़ी खरीदने के बाद वो ले सकें, और ये चीज़ जो है ये राइज है दीगर ममालिक के अंदर। ठीक है नौरेद, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया वो हम ऑटोमोबाइल सेक्टर का। वैसे तो चाहे ऑटो सेक्टर हो, लाइव स्टॉक सेक्टर हो, टूरिज्म के ऊपर इमरान खान साहब जो थे और ये गवर्नमेंट काम कर रही थी और टूरिज्म के बारे में एक्सपेक्टेड था, शहजादा विलियम भी तशरीफ़ लाए, वो भी सारी की सारी इंडस्ट्री जो है वो प्रॉब्लम में है एक्चुअली। तो दुनिया भर में माँ सिवाय वो वाली इंडस्ट्री कह लें या वो काम जो जिस तरह नेटफ्लिक्स है या इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे अमेज़ॉन की सेल्स बढ़ गई हैं, इसके अलावा ओवरऑल जितनी भी इंडस्ट्री है या जितने भी सेक्टर्स हैं वो सारे के सारे वो रूबा ज़वाल हैं। और अल्टीमेटली इनको इन सब सेक्टर्स को चलाने के लिए जो मुतल्लिका हुकूमतें हैं जो अपने अपने मुल्क में अपने अपने सेक्टर्स के लिए कुछ इंसेंटिव पैकेजेस बनाएंगी और बेल आउट पैकेजेस बनाकर ही इंडस्ट्री का जो है वो पहिया दोबारा भी चलाया जा सकेगा। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है डॉक्टर फारूक सलीम ने। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स भी आई हैं, आईएमएफ की रिपोर्ट्स भी आई हैं, 1951-52 के बाद सबसे लो जो इकॉनमी का जो सिस्टम होगा उसकी बात की जा रही है, रिसेशन की भी इंडिकेशन की बात की है वर्ल्ड बैंक ने। ऐसे हालात में जो सिचुएशन है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की जो मईशत है क्या वो सर्वाइव कर पाएगी? पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो इस वक्त जो इन्फ्लेशन और ये रमज़ान में जो ये महंगाई का जो सिस्टम चल रहा है, क्या ये हमें किसी काबिल छोड़ेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि क्या हम सरवाइव कर पाएंगे, 100% सरवाइव कर पाएंगे? मुश्किल वक्त है, मुश्किल वक्त चल पास, लेकिन इतना मुश्किल वक्त शायद मैंने आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में ना देखा हो जो हमारे सामने आने वाला है। देखिए, आम आदमी के हवाले से आम आदमी कंसर्न नहीं है कि माशी इशारिये क्या कहते हैं। आम आदमी सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों को देखता है, वो एक तो महंगाई को देखता है और दूसरा बेरोजगारी को देखता है। इसके अलावा जो तीसरे, चौथे, पांचवें माशी इशारिये हैं वो इकोनॉमिस्ट आपस में बैठ के बहस जरूर कर सकते हैं। तो इन दो इशारियों के ऊपर कुछ नेगेटिव खबरें ही हैं। मेरा तखमीना ये है कि जिस सिमत में हमारी मईशत जा रही है, प्रोबेबली 80 लाख से 1 करोड़ मजीद पाकिस्तानी जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। 80 लाख से 1 करोड़? देखिए, आपने वर्ल्ड बैंक के इशारियों आपने वर्ल्ड बैंक के इशारियों का जिक्र किया था। कहा जा रहा है कि -1.5 या -2.2 के दरमियान की कोई सूरत होगी, यानी कि हमने पिछले 50-60 सालों में, 70 सालों में शायद रिसेशन इस हाल वाला पहले ना देखा हो। अब ये रिसेशन के नंबर आप और मैं डिस्कस कर सकते हैं। इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो असर है, वो तकरीबन वही होगा जो मैंने आपसे बताया कि 80 लाख से 1 करोड़ पाकिस्तान जो हैं वो बेरोजगार होने का खतरा है अगले कुछ महीनों के अंदर। और इसी तरह तकरीबन उतनी तादाद या उससे भी कुछ ज़्यादा तादाद ऐसी होगी पाकिस्तानियों की जो शराय गुर्बत से नीचे गिर जाएगी। अब ये हाल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। अमेरिका में पिछले हफ्ते मैं पढ़ रहा था कि एक हफ्ते में 66 लाख अमेरिकी शहरियों ने अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो है वो साइन अप किया है, जो अमेरिका की तारीख में पहले कभी ऐसे नहीं हुआ था। तो सारी दुनिया जिस बोट में है, हम भी उसी बोट में हैं। फर्क ये है कि दुनिया भर में जो विफाकी हुकूमत है वो उनके सेंट्रल बैंक से मिल के कोशिश ये कर रही है कि सहारा दिया जाए। अब देखिए, दो किस्म के शहरी होते हैं मुल्क के अंदर। एक कहलाता है कॉर्पोरेट सिटीजन, यानी जो कंपनी बनी है, और दूसरे आम इंसानी शहरी, आप और मैं जैसे। तो दोनों इदारे जो हैं, आपका सेंट्रल बैंक और आपका विफाकी हुकूमत, ये दोनों मिलके ऐसे पैकेजेस निकाल रहे हैं दुनिया भर में कि इन दोनों शहरियों को माशी वेंटिलेटर, इसको आप समझ लीजिए, इकोनॉमिक वेंटिलेटर कह दीजिए। जैसे अस्पतालों में हम बायोलॉजिकल दूसरे वेंटिलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरह हुकूमत पाकिस्तान को और स्टेट बैंक को वो इकोनॉमिक वेंटिलेटर प्रोवाइड करना होगा, आम शहरी को भी और कंपनीज को भी। ठीक। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब, ये जो वेंटिलेटर की बात कर रहे हैं, ये सेक्टर्स के लिए आपने कॉर्पोरेट की बात की है, ये जो नेगेटिव ग्रोथ है, जीडीपी का नेगेटिव होना है या जीडीपी का ना होना है, बेरोजगारी होना है, जो इस वक्त
तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसके जो भी आप चूँकि समझते हैं उनके जो मईशत दान हैं, $8 बिलियन की बात सिर्फ की गई कि हमारी तो ये कैपेसिटी ही इतनी है। आपको लगता है इस कैपेसिटी के साथ क्या हम ये जो आप जो हमें जिस तरह के फिगर्स की बात बता रहे हैं, क्या हम इससे नबर्द-आज़मा हो पाएंगे? क्या हम ये वेंटिलेटर्स प्रोवाइड कर पाएंगे? देखिए, विफाकी हुकूमत जहां तक मैं समझता हूं पूरी कोशिश कर रही है कि ये इकोनॉमिक वेंटिलेटर प्रोवाइड किया जाए। अब टेक्निकल सी थोड़ी सी बात अगर आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि हुकूमत जो होती है उसके पास होती है जिसको हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी, यानी कि वो टैक्स कलेक्ट करने की पॉलिसी, वो टैक्स कहाँ पे इखराजात करने हैं, वो कलेक्शन टैक्सेस का वो फिस्कल पॉलिसी बनाती है। जो सेंट्रल बैंक होता है किसी भी मईशत के अंदर वो मनी क्रिएशन कर सकता है, जिसको हम उर्दू में कहेंगे कि नोट छापने की जो मशीन है वो हुकूमत के पास नहीं होती। अब मुझे नजर आ रहा है कि अमेरिका में विफाकी हुकूमत और उनका सेंट्रल बैंक जो फेडरल रिजर्व कहलाता है वो मिलके ये पैकेजेस बना रहे हैं और जो मनी क्रिएशन हो रही है वो उनका सेंट्रल बैंक कर रहा है। इसी तरह बैंक ऑफ इंग्लैंड में भी इसी तरह इंडिया में भी कोशिश की जा रही है, बांग्लादेश में भी कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में मैं महसूस करता हूं कि हुकूमत कोशिश कर रही है लेकिन हमारा सेंट्रल बैंक जो है वो जितनी कोशिश उसको करनी चाहिए या शायद वो भी रियलाइज नहीं कर पा रहा कि वो भी इस जंग का हिस्सा है। आप अंदाजा कीजिए कि हम 13.25% से 9% पे आए हैं। खित्ते का अभी भी बुलंद तरीन इंटरेस्ट रेट जो है वो पाकिस्तान में है। जो मनी क्रिएशन करनी है, जो नोट छापने हैं, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने छापने हैं और वो उस रफ्तार से नहीं छाप रहा जिस रफ्तार से छापने पड़ेंगे। लेकिन आपको लगता है कि हमारी ये कैपेसिटी है डॉक्टर साहब कि हम ये जो नोट छापने वाला मामला है ये तो इसका एडवर्स इफेक्ट भी आ सकता है। हमारी तो शायद करेंसी की वर्थ और वैल्यू ऐसी है ही नहीं कि हम इतना ज्यादा नोट छाप के तो फिर उसके बाद जो हमारी हालत होगी वो तो बड़ी अजीबोगरीब नहीं हो जाएगी? देखिए, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कोई 2 हफ्ते पहले कहा है कि ये जंग जो कोरोना वाली हम लड़ रहे हैं उसको उन्होंने तशबीह दी है दूसरी जंग अजीम से। और वो कहता है, ये बैंक ऑफ इंग्लैंड कह रहा है कि दूसरी जंग अजीम में उन्होंने अपने बजटरी खसारा जो है वो 20% पे पहुंचा दिया था। तो अब उनका कहना ये है कि हमने ये नहीं देखना कि बजटरी खसारा क्या होगा, इसी तरह पाकिस्तान में हमें ये नहीं देखना होगा कि हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या आ जाएगा। इस वक्त हमने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़नी है, माशी महाज पे जंग लड़नी है, और ये चीजें कि बजटरी खसारा बहुत बढ़ जाएगा या हमारा इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ जाएगा, इसको हमने जरा सा साइड पे रख देना है। इस वक्त मनी क्रिएशन की जरूरत है, इंटरेस्ट रेट को नीचे लाने की जरूरत है, और हुकूमत के पास जो 2 या 3 अपॉर्चुनिटीज सामने आ रही हैं जो अगेन तारीखी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप अंदाजा कीजिए कि हम $70 का एक बैरल तेल खरीदते थे जनवरी के महीने में, और अब जो हम तेल खरीद रहे हैं, जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो तकरीबन $16-17 का एक बैरल आ रहा है। यानी कि तारीख में आप देख लीजिए, हम जो बॉटल्ड वाटर जो पानी खरीदने जाते हैं बाजार से वो हमें मिलता है 30-35 रुपए लीटर, और इस वक्त खाम तेल हुकूमत पाकिस्तान को मिल रहा है तकरीबन 17 रुपए लीटर। पानी से आधी कीमत में तेल मिल रहा है। तो वहां पे हमें $8 से $9 बिलियन का जो मेरा अंदाजा है, $8 से $9 बिलियन की बचत हो जाएगी हमारे इंपोर्ट के बिल में। उसके साथ साथ नेगेटिव्स भी हैं। एक्सपोर्ट में $4 से $5 बिलियन का झटका लगने लगा है। $4 बिलियन का जी, रिमिटेंसेस में $4 से $5 बिलियन का झटका लगेगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में तकरीबन $1 बिलियन का झटका लगेगा। लेकिन $8 से $9 बिलियन हमें इंपोर्ट में, तेल की इंपोर्ट में बच जाएगा। तो एक्सटर्नल अकाउंट जो है वो तो मुझे इतना बुरा नहीं नजर आ रहा। एक्सटर्नल अकाउंट, इंटरनल अकाउंट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। अब सारा गेम तो इंटरनल अकाउंट के अंदर ही है ना। अब वो उसी सूरत में है कि अगर स्टेट बैंक भी साथ दे और आप पैसा छाप कर ही इसको कंट्रोल, आपका कहना यह है कि जी सिर्फ इस वक्त मनी क्रिएशन के जरिए ही इस सारे मामले को डील किया जा सकता है। देखिए, मनी क्रिएशन का सिर्फ एक तरीका नहीं है जिसको हम यूजुअली कहते हैं कि आप छापा खाना चला दें। जब 1% सूद गिरता है या शरई सूद को स्टेट बैंक नीचे लेके आता है तो हुकूमत पाकिस्तान को तकरीबन 250 अरब रुपया सूद की मद में बच जाता है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत पाकिस्तान इज द लार्जेस्ट बोरोवर इन द कंट्री। 30,000 अरब रुपया उसने बोरो कर रखा है, और जब 1% सूद गिरेगा तो उसको 250 अरब के इजाफी वसाइल मिल जाते हैं।
तो यहाँ पे इजाफी वसाइल क्रिएट करने हैं, चाहे वो सूद की शरह नीचे लाने के नतीजे में हो, नोट छापने के नतीजे में हो। तो यहाँ पे हमें कोई 800 हजार अरब रुपए के इजाफी वसाइल मिल जाएं तो अगले कुछ महीने जो है 3 से 4% आप समझते हैं कि मजीद शरह सूद को कम किया जाना चाहिए स्टेट बैंक की तरफ से? देखिए, आप दुनिया में इस खित्ते में आप देख लीजिए, इंडिया का सूद हमसे आधा है, बांग्लादेश का सूद हमसे आधा है, श्रीलंका का सूद हमसे आधा है, चाइना का सूद हमसे आधा है। तो आधा जब सूद नीचे आएगा, सूद की शरह नीचे आएगी, तो हुकूमत पाकिस्तान विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी, और दूसरा बड़ा बेनिफिशियरी हमारा प्राइवेट सेक्टर, इंडस्ट्रीज और वो सारे अरब रुपए के कर्जा जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो 1% नीचे आता है तो 70 अरब से 100 अरब रुपया प्राइवेट सेक्टर को बच जाता है। आपका कहना यह है डॉक्टर साहब, मुझे जो बात सारी समझ में आई है, एक्चुअली दैट इज ऑल अबाउट पॉलिसी। इस वक्त पॉलिसी मेकिंग की जो है उसकी बड़ी जरूरत है। पॉलिसी मेकिंग के जरिए, प्लानिंग के जरिए ही हम जो हमें एडवांटेज मिला है और जो हमें डिसएडवांटेजेस हैं, इसके दरमियान हम गैप कर सकते हैं अगर हम पॉलिसी बेहतर बनाने में कामयाब हुए तो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इस पॉलिसी में अगर आप 2 या 3 चीजें और शामिल कर लें, हम फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल करते हैं अपने बिजली बनाने लगी, और फर्नेस ऑयल तकरीबन 80,000 रुपया टन था और अब आधे से भी कम रह गया है। तो हुकूमत अगर बिजली का रेट कम कर दे, यहाँ पे गैस हम तकरीबन $8.5 की खरीद रहे थे, LNG खरीद रहे थे, अब वो $2-2.5 पे आ गई है। आप अंदाजा कीजिए, बड़ी तेजी से ड्रॉप आया। तो गैस की कीमतें कम की जा सकती हैं, बिजली की कीमतें कम की जा सकती हैं, पेट्रोलियम की कीमतें कम की जा सकती हैं, और इनके नतीजे में मईशत को एक ताकत का टीका लगाया जा सकता है जो तकरीबन 800,000 अरब रुपए का बन जाएगा। तो हमें मईशत को टीका लगाना है, और स्टेट बैंक ने और विफाकी हुकूमत ने मिल के, यूनाइट होके, इकट्ठे होके ये जंग लड़नी। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक साहब, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर फारूक का जो कंक्लूजन मुझे समझ में आया था वो वन लाइनर ही था, और उन्होंने उसको सेकंड भी किया कि एक्चुअली दैट इज ऑल अबाउट पॉलिसी। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान को पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, और पॉलिसी के ज़रिए हम इन मुश्किल हालात से गुजर सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त लेते हैं एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सियासत में जो एक ख़ास तरह की हलचल शुरू हुई है, जैसे कोरोना की अफवाहें हैं, हर तरह की अफवाह चल रही थी, वैसे ही सियासत में भी एक अजीबो गरीब तरह की अफवाहें चल निकली हैं। उन पे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त सियासत पे बात करने के लिए इस्लामाबाद से मौजूद हैं ज़ैगम खान साहब, और लाहौर से ही हमें मुबशर बुखारी साहब ने ज्वाइन किया है। नाज़रीन, अजीब सी मामला है कि कहीं अफवाह जो है वो ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो शायद कहीं शेरवानी अपनी जो है वो अपनी बगल में दबाए पाकिस्तान वापस आए किसी के कहने पे, और यहाँ आकर उनको पता चला कि अब जो जिनको डायल करना है वो डायल टोन अब नहीं मिल रही उनको, और अब उल्टा मामला ये है कि शायद ये शेरवानी यहाँ छोड़नी पड़ेगी और फिर जो वर्दी है वो जेल की पहननी पड़ेगी और जेल जाना पड़ेगा। तो ये कोई खासा मुझे समझ नहीं आई इस तरह के हालात में, जब वो कोरोना की जंग का बहाना बनाकर आए और इस तरह की बातें निकल रही हैं। ये सियासत का जो इम्पैक्ट है, ये जो एक नेशनल हारमनी होती है आज के दौर में, इस वक्त कोरोना की जंग में हमें जो हारमनी चाहिए, पॉलिटिकल हारमनी भी चाहिए, उसमें इस तरह की खबरें जो हैं या इस तरह की जो अफवाहें हैं, ये क्या रंग लाएंगी? अफसोसनाक बात है। मैं आपसे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूं कि इतनी बड़ी वबा, इतना बड़ा मसला जिसका हमें आगे का कुछ पता नहीं है, और इतना बड़ा चैलेंज, और ये ऐसा चैलेंज है जो सिर्फ हेल्थ तक महदूद नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज तो ये समाजी है, पूरे माशरे के लिए, पूरे माशरे की ये बखिए उधेड़ता है, गुर्बत बढ़ रही है, लोगों को आप देखते क्या हालात हैं, पता नहीं कितने बुजुर्ग चले जाएंगे। किस तरह लोगों को मिलकर एक दूसरे की मदद करनी है, मिलकर इस मसले से बाहर आना है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पहले तो खुद हुकूमत ने कुछ ऐसे इनिशिएटिव नहीं लिए जिससे ये जाहिर हो कि वो कौमी यकजहती पैदा करना चाहती है। उन्होंने एक दिन के लिए भी कोई ब्रेक नहीं लिया कि वो अपोजिशन पर हमलों में बाज आए, अगरचे अपोजिशन की तरफ से उनको एक ऐसे सिग्नल्स भी मिले कि इस अरसे में कुछ यकजहती की तरफ जाते हैं। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अपोजिशन भी उसी मोड में आ गई है कि वो भी हुकूमत पर मुसलसल अटैक कर रही है। ये बहुत ही मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, ये बहुत ही अफसोसनाक सीन है ऐसे वक्त में। और मैं नैब पर भी ये कहूँगा
कि नैब को भी इस वक्त थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए था। हमें तमाम माहिरीन, बैन अल-अक़वामी माहिरीन, पाकिस्तानी माहिरीन ये बता रहे हैं कि जो मई का महीना है ये पाकिस्तान के लिए बहुत सख्त हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वबा फैलती है एक्सपोनेंशियल है कि आज 10,000 हैं तो 5 दिन में ये 20,000 होंगे और 10 दिन में ये खुदा ना खास्ता 40,000 हो सकते हैं, और फिर आगे अगर आप 5-7 दिन आगे जाएं तो ये 1 लाख हो सकते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं ये। 5-7 दिन में डबल होते हैं, तो ये बड़ा एक खतरनाक मरहला है। इस मरले में अगर ये मामलात जो बहुत ही ज़रूरी नहीं है उनको अगर थोड़ा सा रोक लिया जाए तो कुछ नहीं जाए। ठीक, बुहारी साहब मुझे ये बताइए, ये शायद इसी तरह का रवैया इससे पहले नून लीग का भी था, इससे पिछली हुकूमत का, शायद इस तरह के करीब करीब कहीं जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी वो भी ऐसी थी। अपोजिशन और हुकूमत का रवैया ऐसा ही रहता है, लेकिन एक बड़ा जो इसके अंदर एक डिफरेंस है वो ये है कि इस तरह की आफत नहीं थी, इस तरह की वबा नहीं थी, इस तरह के हालात नहीं थे। भाई साहब, इन हालात के अंदर आपको लगता है कि ये जो अफवाह साजी की जा रही है, ये खास तौर पर देखिए शेख रशीद साहब कल बैठ के 6,000 अरब रुपए की एक चोरी का एक नया जो एक पेंडोरा बॉक्स खोल के बैठ गए हैं। पिछली तो अभी पता नहीं कहाँ है, मतलब मैं तो हैरान रह गया कि वो शुगर और उसकी माफिया की बात हुई, अब तो खैर 3 हफ्ते पता नहीं होगी या दोबारा कभी आएगा ही नहीं ये मामला। लेकिन जो सड़कों पर लूट मार जारी है, जो सड़कों पे चीनी 100 रुपए किलो या गली गली बिक रही है, और जो ये हालात है गवर्नेंस के मामलात के ऊपर भी, जो रमजान में इन हालात में जो कीमतें हैं, ये सारा कुछ जो है ये किस तरफ लेके जा रहा है भाई साहब हमें? देखिए, एक बात तो जो ट्रेजरी और अपोजिशन का जो आपने बात की उसमें आपको पिछला दौर थोड़ा सा मैलो नजर आएगा, सॉफ्ट नजर आएगा, और पीपल्स पार्टी का दौर तो बड़ा मिसाली दौर था। अगर आप देखें अपोजिशन और ट्रेजरी के मामलात मिसाली मैं इसलिए कह रहा हूं कि 18th अमेंडमेंट जो है ये अपोजिशन और गवर्नमेंट ने मिलके की थी, जिसके नतीजों में सूबों को बेपनाह जो उनकी जायज इख्तियारात थे वो दिए गए। तो ये तो एक कंपैरिजन मौजूदा हुकूमत का करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि देखें जो पैंडेमिक चल रहा है, जो सिलसिला चल रहा है, इसमें तो ज़रूरत इस अमर की थी कि आप सर जोड़ के बैठिए और कोई मुश्तरका लाया अमल इख्तियार कीजिए। अब देखें सिंध जो है वो अपनी एक पॉलिसी लेके चल रहा है, पंजाब की पॉलिसी फेडरल लेवल पे बन रही हैं, केपी की पॉलिसीज फेडरल लेवल पे बन रही है, और अगर देखा जाए तो डेथ टॉल जो है वो केपी में बड़ा अलार्मिंग है, एकदम तो बड़ी तेजी से बढ़ गया। एकदम पंजाब पहले आगे था, पहले सिंध था, फिर पंजाब था, और एकदम केपी के आगे निकल गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, और यही वजह है कि पॉलिसीज हमारी यूनिफॉर्म नहीं है प्रोविंशियल लेवल पे। तो चूंकि इमरान खान साहब पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, एक तो उन्हें इस मामले पे सोचना पड़ेगा। दूसरी ये जो अफवाह साजी की बातें हैं, नौशाद, आप इतना अरसा आपको हो गया, आपने मुशर्रफ दौर में देखा होगा कि बेतहाशा केसेस बने, जो पसंद आता था उस पे केस नहीं बनता था, जो ना पसंद होता था या जिसको आपने टर्न कोट बनवाना होता था उस पे भी उस वक्त हमने देखा करोड़ों अरबों के केसेस बने। और बहुत सारे हमारे सीनियर लोग जैसे मियां मंजूर वट्टू, फैसल सालेह हयात और उसके अलावा बेतहाशा लोग महीनों सर्वर रोड थाने और उसके बाद कैंप जेल बंद रहे, और एंड पे वो लैंड किए मुशर्रफ की गोद में जाके पैट्रियट की सूरत में। फैसल सालेह हयात साहब की अगर बात करें और भट्टू साहब जो हैं वो भी समहाउ सपोर्ट करते रहे। तो ये जो है ये मामलात इसी तरह ही चलते हैं। प्रॉब्लम है केस बनाना पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है, केस को साबित करना बहुत बड़ा मसला है। तो वो जो मामला है वो इसी तरह ही है, और शेख रशीद साहब का तो काम है इस तरह के आके शोशे छोड़ना। तो 6,000 अरब की बजाय वो 60,000 अरब भी कर दें तो फर्क उससे कोई नहीं पड़ेगा। मसला होगा जब प्रोसिक्यूशन में जाएंगे तो प्रूव, जैसे मैं मिसाल देता हूँ, आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ 23 केसेस थे और 23 में से एक भी साबित नहीं हुआ। तो भाई ये एक मीडिया वॉर चलती है, और उसमें चूंकि लोग यकीन करते हैं, अब शेख साहब ने कहा तो कुछ ना कुछ लोग तो यकीन करें। 6,000 अरब, तो बात वही है, बात जो आपने तीसरा पॉइंट किया महंगाई का, ये कॉशंस दे रहे थे कि पेंडेमिक के तनाजुर में महंगाई अच्छी खासी बढ़ चुकी है, उसको कंट्रोल करना हुकूमत का काम है। हर साल रमजान के मौके पे महंगाई बढ़ती है
और उसकी सूरत में रमजान बाजार लगवाए जाते थे जहाँ पे बी ग्रेड चीजें जो थी वो सस्ते दामों यानी निस्बतन सस्ते दामों आप कह लें वो बिकती थी। इस दफे वो भी नहीं है। यूटिलिटी स्टोर की बात हुकूमत ने की कि यूटिलिटी स्टोर जो हैं वो इतने करोड़ लोगों को वो फैसिलिटी फराहम करेंगे, लेकिन यूटिलिटी स्टोर तक 70% आबादी या 80% आबादी की एक्सेस ही नहीं है। यूटिलिटी वो भी हड़ताल करके बैठ गए रमजान से एक दिन कबल सर वो भी बड़ी मुश्किल, शुक्र है बहरहाल हड़ताल खत्म हुई। मैं एक मिनट भाई साहब जैगम साहब मुझे ये बताइए कि ये जो कसाद बाजारी जो सड़कों पे जगह जगह गली गली है, हमें याद होगा मैं कल भी प्रोग्राम में यही बात कर रहा था कि पहले तो चलो दिखाने की हद तक ही कोई थोड़ा एक्शन होता था, अब तो सड़क पर कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही। किसी बाजार में किसी स्टोर के ऊपर किसी को पूछने वाला कोई नहीं है। सर 100 रुपए की चीज एक चांद नजर आया रमजान का, एक दिन पहले 100 रुपए की थी, अगले दिन 400 रुपए की हो गई है, 300 रुपए की हो गई है। ये क्या, किस तरह इस मामले को चलाया जाएगा? ये स्टेट किस तरह रन करेगी? जी एक और अफसोसनाक बात है, बहुत ही अफसोसनाक बात है, और ख़ास तौर पे इस वक्त में जबकि ये वायरस फैला हुआ है और लोगों की आमदनियाँ या तो बहुत कम हो गई हैं और या लोग बेरोज़गार होकर रह गए हैं। यानी पहले लोगों की जेब में पैसा नहीं है, उसके बाद ये महंगाई का तूफान है। यानी बहुत सा खर्च है जो रोका नहीं जा सकता। लोगों ने अफ्तारी तो करनी है, सहरी तो करनी है, बिल्कुल ठीक बात, बेचारों ने कुछ ना कुछ तो खरीदना है। और उस सूरत हाल में कीमतों का कंट्रोल ना होना, गवर्नेंस की इस तरह की नाकामी और सप्लाई चेन की डिसरप्शन, इस तरीके से स्मूथ सप्लाई चेन होनी चाहिए थी, वो नहीं है। बार बार डिसरप्शन आ रही है और उसकी वजह से चीजें आपने देखा आटे की कीमत में भी फ्लक्चुएशन आए और अभी कह रहे हैं कि शायद मुर्गी की कीमत में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। ये बिल्कुल इजाफा हो सकता है और इस पर हुकूमत को इस चीज पर तवज्जो देनी चाहिए। कम से कम 1-2 महीने अपोजिशन से तवज्जो हटा के लोगों के जो मामलात हैं, ये महंगाई के जो गवर्नेंस की जो स्टेट की जो चीजें हैं, बिल्कुल जो हुक्मरानी है जिसको भाई साहब, ये मुझे सिर्फ ये बताइए कि ये जिस तरह की सिचुएशन अब बन रही है, देखें कुछ सिनारियो प्री कोरोना जो है ना वो भी नजर आया है, लोगों में बातचीत उस पर डिस्कशन चलती रही है जो गवर्नेंस से मुताल्लिक था। ये जो इस वक्त गवर्नेंस का जो लेवल है और जिस तरह की चीज़ है, क्या वो जो लोग, मैं अब उनकी बात कर रहा हूँ, ये अफवाह साजी वाले ही और ये जो डिस्कशंस वाले ही, वो जो बातें कर रहे हैं कि कोरोना के फौरन बाद जो है चीज़ों में तब्दीली आ जाएगी, क्या वो ठीक कह रहे हैं? आपको लगता है कि इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद वह वाकई मजबूरी बन जाएगी इस मुल्क में? गवर्नेंस का मामला आपने खुद ही पॉइंट आउट कर दिया शुरू के दिन से ही। हम देखिए दुश्मन नहीं है। मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम है अकाउंटेबिलिटी करना। मीडिया वॉचडॉग होता है। जहां पे मामलात खराब होते हैं वहां पे मीडिया अगर वो पॉइंट आउट नहीं करता पॉइंट आउट करेगा, तो मीडिया जो है बददियानती करता है। तो हम वही काम कर रहे हैं। ये मैं बबांगे दौहल कहता हूं, इमरान खान मेरे आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, इलेक्ट होके आए हैं, और अगर उनकी टीम जो है डिलीवर नहीं कर रही तो ये पॉइंट आउट करना आपका और मेरा फर्ज है, हमारा पेशावराना जिम्मेदारी है। और दूसरी बात यह कि चूंकि ये पहले से ही गवर्नेंस के मामलात हमें पुअर प्लानिंग नजर आ रही थी, बल्कि प्लानिंग नजर ही नहीं आ रही थी, और अभी भी यही हुआ है। आप देख लीजिए लॉकडाउन का मामला हो, हाफ हार्टेड लॉकडाउन या उस पर कंफ्यूज लॉकडाउन, कंफ्यूज डिसीजंस, और महंगाई के हवाले से भी सेम, और जो पैकेज रिलीफ पैकेज जो है उसकी अभी तक ट्रांसपेरेंसी हमें नजर नहीं आ रही। वो जो इन्होंने टाइगर फोर्स बनाई थी वो किधर गई, तो उसके बारे में भी जो है वो समझ नहीं आ रही। तो ये बुनियादी तौर पे पुअर प्लानिंग से ही स्टार्ट होता है काम, और आपके पास कोई प्लान होगा तो इम्प्लीमेंट करेंगे। और जिस मैं जगन साहब यही जो बात बुखारी साहब कर रहे हैं, मुझे ये जो गवर्नेंस वाला मामला है ये ना पहले नजर आया है, ना इस वक्त ये इतनी बड़ी वबा से हम लड़ रहे हैं तब भी ये गवर्नेंस उतनी स्ट्रांग नजर नहीं आ रही जितनी इससे पिछली हुकूमतों में नजर आई। तो इस तरह के हालात में क्या ये मुमकिन होगा कि इस सारे सिस्टम को, इस सारी चीजों को आगे कंटिन्यू किया जा सके? देखिए गवर्नेंस का जो मामला है, ये तो बहुत अफसोस की बात है कि तमाम वादे जो थे इमरान खान साहब के पीटीआई के, वो गुड गवर्नेंस पर ही बेस्ड थे कि पिछली जो हुकूमतें हैं उनसे बेहतर पीटीआई गवर्नेंस डिलीवर करेगी, बेहतर टीम लाएगी, बेहतर लीडरशिप लाएगी, और ख़ास तौर पर जो सिविल सर्विसेज हैं, सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म भी करेगी, और उसके बाद सिविल सर्विसेज के जो अहदेदार हैं उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी दिया जाएगा।
यानी जिस ओहदेदार की 4 साल का टेन्योर है, जब उसको लगाया जाएगा तो 4 साल से पहले उसको हटाया नहीं जाएगा। कल ही आपने देखा, हाँ जी, चौथी बार जो है वो चीफ सेक्रेटरी को चेंज पंजाब के चेंज हो गए। इससे ज्यादा जो है वो पुलिस चीफ तब्दील हो चुके हैं। सेक्रेटरीज जो है, बाकी जो इससे नीचे लोग हैं, वो तो एक म्यूजिकल चेयर बना हुआ है। 5-5, 7-7, 8-8 दफा लोग तब्दील हो चुके हैं। इस सूरत में कैसे वो अच्छी गवर्नेंस दे सकते हैं? लेकिन जहां तक तब्दीली का सवाल है कि क्या कोरोना का जो इंसिडेंट जब ये कम होता है, और इंशाल्लाह कम हो जाएगा, आज बड़ी अच्छी एक रिपोर्ट में देख रहा हूँ सिंगापुर यूनिवर्सिटी की कि जून के शुरू में पाकिस्तान में वो कहते हैं हाँ जी, नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? देखिए, तब्दीली की जो पाकिस्तान में तिकोन है वो 3 चीजों पर मुश्तमिल है, अवाम पर, अपोजिशन पर और मुख्तदिर हलकों पर। अपोजिशन को अगर आप पहले ले लें, एक तो अपोजिशन में इस वक्त जान नहीं है, उनकी इतनी पिटाई हो चुकी है, वो इतने फंसे हुए हैं मुख्तलिफ मामलों में कि खुद से तो वो कोई तहरीक नहीं चलाएंगे। और दूसरी बात है कि इस वक्त जितने बड़े चैलेंजेस हैं और जितना बड़ा माशी बहरान है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पार्टी चाहेगी कि फौरी तौर पर हुकूमत संभाल कर ये सारा इन हालात में सामने आए, तो इस वजह से वो प्रोएक्टिवली तो नहीं करेंगे। अब दूसरी चीज की तरफ आते हैं, वो है अवाम। ये हो सकता है कि अवाम जो पहले ही बहुत तंग से, अगर वो बहुत ज्यादा बेजार हो जाते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं, ये हुकूमत बहुत ज्यादा अनपॉपुलर हो जाती है, तो फिर उसके नतीजे में अपोजिशन जो है वो उसको बादले नाखास्ता भी अवाम को लीड करना पड़ेगा, क्योंकि बहरहाल वो अवाम के नुमाइंदे तो हैं, सियासी जमातें हैं। और इसके साथ ही अगर इस तरह की अनपॉपुलैरिटी आती है तो मुख्तदर हल्के। ठीक है, बहुत शुक्रिया जैगम साहब, मेरे पास थोड़ा वक्त की कमी है। नाजरीन, देखिए, जैगम की बात में बड़ा वजन है कि अगर फ़र्ज़ करें कि आवाम जो हैं, जो एक्चुअल हुक्मरान हैं इस मुल्क के, अगर वो तंग आकर सड़कों पर आ जाते हैं और ये हुकूमत अपनी पॉपुलैरिटी बिल्कुल खो देती है, तो फिर इसके अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा कि हुकूमत को तब्दील किया जाए। दूसरी बात यह है, जो हमने पहले बात की, जो मईशत से रिलेटेड थी, कि इस वक्त मईशत के लिए पॉलिसी मेकिंग जो है वो सबसे अहम है, और यही पॉलिसी मेकिंग जो है वो मईशत के मामलात से होती हुई आम आदमी तक आएगी। और अगर इसमें यह तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत कामयाब हो जाती है बेहतर पॉलिसीज़ लाने में, और उनका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो पॉजिटिवली आवाम तक पहुंच जाता है, तो फिर अल्टीमेटली इस गवर्नमेंट के लिए बहुत से आगे हालात में बेहतरी आती चली जाएगी, और ये अपने 5 साल जो है वो मुकम्मल करेगी। बसूरत दीगर चीज़ें जो हैं वो और भी मुख्तलिफ हो सकती हैं। अपने मेज़बान नौशाद अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।